खौफनाक कहानियों के मेरे साथियों, मैं भूत नहीं हूं, मैं तो बस एक आवाज हूं, एक गूंज जो उस गहरे कुएं से आ रही है जहां मैंने वो सच्चाई देखी जिसने मेरी रूह तक को कंपा दिया। आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रहा हूं वो मेरे जीवन की सबसे भयानक घटना है। ये इतनी दर्दनाक है कि आज भी जब मैं उस रात को याद करता हूं तो मेरी सांसें अटक जाती हैं। मैंने अपनी आंखों से एक परिवार को बिखरते देखा, सिर्फ एक गलती की वजह से। ये कहानी 20-25 साल पुरानी नहीं बल्कि कल की ही है, शायद आपके या मेरे पड़ोस की। एक ऐसे परिवार की जहां एक बेटी का जन्म अभिशाप बन गया। एक ऐसी लड़की की जिसके सपने थे, आजादी थी, पर जिसे एक बेबस खिलौना बना दिया गया। आज भी वो दिन मुझे साफ याद है। सूरज की तपिश खेतों में काम कर रही मेरी देह को जला रही थी। तभी मेरा छोटा भाई हाफता हुआ आया। जल्दी घर चल, तुझे देखने लड़के वाले आए हैं। उसकी आवाज में खुशी थी, पर मुझे एक अजीब सी घबराहट हुई। क्या यह सच था? क्या मेरी शादी होने वाली थी? मेरे सपनों का राजकुमार आने वाला था? घर पहुंचकर मैंने देखा एक अजीब सा जोड़ा बैठा था। उनके महंगे कपड़े और उनका घमंड साफ झलक रहा था। उन्होंने मुझे देखा और मुझे यूं लगा जैसे वो किसी सामान को तौल रहे हों। उस औरत ने तो नाक भौं भी सिकोड़ ली। मुझे बुरा लगा, पर मैंने चुपचाप उनके पैर छुए। तभी उस आदमी ने मेरे पिता से कहा, सब बता दिया है, मंजूर है? मेरे पिता की आंखों में चमक थी, जैसे उन्हें कोई खजाना मिल गया हो। उन्होंने मेरी ओर देखा तक नहीं, बस हाँ कह दिया। उन्होंने शगुन के पैसे मेरे हाथ में थमाए और कहा, शादी सादगी से होगी, पर आपको बहुत कुछ मिलेगा। ये सुनकर मुझे और भी ज्यादा अजीब लगा। वे चले गए और मैं अपनी माँ से पूछती रही, कौन है ये लोग, कैसी बातें कर रहे थे? उन्होंने बस इतना ही बताया कि मेरी शादी पास के गांव के एक बड़े जमींदार के बेटे, जिसका नाम ललित बताया गया, उससे हो रही है। और ज्यादा पूछने की हिम्मत मुझ में नहीं थी। गांव देहात में बेटियों को इतना हक नहीं मिलता। कुछ ही दिनों में शादी की तैयारियां हो गई। वो दिन भी आ गया, बारात आई। पर यह कैसी बारात थी? सिर्फ लड़के के माता पिता, जिनका नाम रूपा और कृष था, और उनके साथ एक अजीब सा लकड़ी का पुतला। मेरे घर से भी बस मेरे माता पिता थे, भाई कोई नहीं। मुझे हैरानी हुई। मैंने माँ से पूछा तो उन्होंने कहा, यह हमारे यहाँ की परंपरा है, ज्यादा मत सोचो। मैं मंडप में बैठ गई। पंडित भी अजीब सा लग रहा था, डरा हुआ सा। उसने जैसे तैसे शादी करवाई। शादी के बाद कृष और रूपा के चेहरे पर राहत थी। उन्होंने मेरे पिता को ढेर सारा पैसा दिया। मुझे समझ नहीं आया ये लोग इतने पैसे क्यों दे रहे हैं। क्या ये इतने अच्छे हैं कि मेरी गरीबी देखकर मेरी मदद कर रहे हैं? पंडित भी जाने लगा। तभी उसकी नजर मुझ पर पड़ी। उसकी आंखों में बेबसी थी। उसने मेरे सिर पर हाथ फेरा और कहा, मुझे माफ कर देना बेटी, और वो चला गया। मुझे कुछ समझ नहीं आया। माँ मुझे कमरे में ले गईं। उनके चेहरे पर तनाव साफ दिख रहा था। मुझे लगा शायद मैं ससुराल जा रही हूं इसलिए वो दुखी हैं, पर असली वजह कुछ और थी जो मेरे रूह कंपा देने वाली थी। मैं तैयार होकर अपने सास ससुर और उस अजीब पुतले के साथ ससुराल आ गई। घर आकर सारे रीति रिवाज पूरे करवाए गए। फिर मुझे एक कमरे में अकेला छोड़ दिया गया। मैं अपने पति का इंतजार करने लगी। मैंने उसे अब तक देखा नहीं था, इसलिए मैं दरवाजे की तरफ टकटकी लगाए बैठी थी। थोड़ी देर बाद दरवाजा खुलने की आवाज आई। मैंने शर्म से नजरें झुका ली। तभी मेरी सास रूपा की आवाज आई, तुम अपने पति का इंतजार कर रही होगी, उसे आने में थोड़ा समय लगेगा, ये दूध पी लो। मुझे दूध पीने का मन नहीं था, पर मैंने मना करना ठीक नहीं समझा। मैंने दूध पी लिया। मुझे दूध पीता देख रूपा के चेहरे पर मुस्कान फैल गई। वो मेरे पास बैठ गईं और मुझे घर के नियम बताने लगी। उन्होंने बताया कि मेरा पति अक्सर बाहर रहता है, इसलिए मैं उन्हीं के साथ रहूंगी, पर मुझे चिंता करने की जरूरत नहीं, मेरी सारी जरूरतें पूरी की जाएंगी। मैं उनकी बातें सुन ही रही थी कि अचानक मेरी आंखें भारी होने लगी। मुझे नींद अपने आगोश में ले रही थी। रूपा बोली, शादी की थकान है, तुम सो जाओ। मैं सोना नहीं चाहती थी, पर नींद इतनी हावी हो गई थी कि मैं अपनी आंखें खुली नहीं रख सकी और सो गई।
अगली सुबह जब मेरी आंख खुली तो मेरे पूरे शरीर में दर्द हो रहा था। मैं हैरान होकर अपने पति को कमरे में ढूंढा पर कोई नहीं था। मैं उठने लगी कि तभी मेरी नजर बिस्तर पर रखे उस लकड़ी के पुतले पर पड़ी। मैं घबरा गई क्योंकि रात को सोने से पहले वो वहां नहीं था। ये यहाँ कैसे आ गया, मैंने सोचा। शायद रात को मेरा पति उसे कमरे में लाया होगा। मैंने अपने कपड़े ठीक किए और इंतजार करने लगी कि कोई आकर मुझे नहाने धोने की जगह बताए। तभी मेरी नजर कमरे के दरवाजे की कुंडी पर पड़ी। मैं हैरान रह गई क्योंकि कुंडी अंदर से लगी हुई थी और कमरे में मेरे अलावा कोई नहीं था। मुझे अच्छे से याद था कि मैंने कुंडी नहीं लगाई थी। मैं दरवाजे के पास जाकर कुंडी को देखने लगी। मैं उसे देख ही रही थी कि तभी अचानक दरवाजा खटखटाने की आवाज आई। मैं घबरा गई। फिर अगले ही पल मैंने खुद को संभाला और दरवाजा खोला तो सामने मेरी सास रूपा खड़ी थी। मैंने उनके पैर छुए, उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया और बोली, चलो आओ, तुम नहा धो लो। मैं उनके पीछे पीछे जाने लगी। मैंने पूछा, वैसे माँ जी वो कहाँ है? रूपा बोली, वो जरूरी काम से शहर गए हैं, रात तक आ जाएंगे। तुम नहा धोकर तैयार होकर अगली रस्में करो। मैंने हाँ में सिर हिला दिया। मैं अब अगली रस्में करने लगी पर मुझे फिर से हैरानी हुई। हर रस्म में उस लकड़ी के पुतले को मेरे साथ बिठाया जा रहा था। मुझे ये सब बहुत अजीब लग रहा था पर मेरे पास कुछ बोलने की हिम्मत नहीं थी। मैं चुपचाप सारी रस्में करती रही। शाम को जब सारी रस्में पूरी हो गईं और मैं अपने कमरे में आ बैठी तो मैंने सोच लिया था कि रात को जब मेरा पति आएगा तो मैं उससे इस बारे में बात करूंगी। रात को खाना खाने के बाद रूपा दूध का ग्लास लेकर कमरे में आई और मुझे दूध पीने को कहा। मैंने दूध पी लिया। इसके बाद रूपा मुझसे बोली, क्या बात है, तुम कुछ परेशान सी लग रही हो। ये सुनकर मैं खुद को रोक नहीं सकी और मैंने साफ साफ पूछ लिया कि आखिर हर रस्म में उस लकड़ी के पुतले को मेरे साथ क्यों बिठाते हैं। तब रूपा बोली, देखो अब ध्यान से सुनो, इस घर की परंपरा है कि शादी के समय लकड़ी की गुड़िया को दूल्हे के कपड़े पहनाकर उसकी शादी लड़की से करवाई जाती है और हर रस्म में भी उसी लकड़ी के पुतले को दूल्हे की जगह बिठाया जाता है। इससे दुल्हा दुल्हन का आगे का जीवन अच्छा रहता है। यहाँ तक कि ये लकड़ी का पुतला रात के समय भी तुम्हारे और तुम्हारे पति के साथ ही सोएगा। मुझे सब अजीब लगा पर मुझे लगा कि हो सकता है बड़े घरों में ऐसे रिवाज होते हों, इसलिए मैं ज्यादा कुछ नहीं बोली। इसके बाद कुछ देर बातें करते करते मुझे नींद आने लगी और मैं सो गई। अगली सुबह दोबारा से मेरे साथ पहले जैसा हुआ और दोबारा से मैंने देखा कि मेरे कमरे का दरवाजा अंदर से लगा हुआ था। मुझे काफी ज्यादा हैरानी हुई कि जब इस कमरे में सिर्फ मैं ही हूं तो कमरे का दरवाजा अंदर से मैंने कब लगा दिया। मैंने जब इस बारे में अपनी सास से बात की तो उन्होंने कहा कि मैंने ही लगाया होगा और नींद की वजह से मुझे याद नहीं होगा। मुझे अच्छे से याद था मैंने दरवाजा नहीं लगाया था। इसलिए मैंने जानने के लिए कि रात में दरवाजा कौन लगाता है, मैंने आज की रात जागने का फैसला किया। मैं अपने कमरे में ही लेटी हुई थी कि तभी मेरी सास दूध का गिलास लेकर कमरे में आई और मुझे दूध पीने के लिए दिया। मेरे साथ ये जो हो रहा था इससे मैं थोड़ी परेशान थी, इसलिए मैंने सोच लिया था कि मैं उनकी लाया दूध भी नहीं पीऊंगी, क्योंकि जब भी मैं दूध पीती थी मेरे साथ ऐसा होता था। जबकि शादी से पहले मेरे साथ ऐसा कभी नहीं हुआ कि नींद कभी मेरे ऊपर इतनी हावी हो जाए कि मुझे किसी चीज़ का होश ही न रहे। मैंने रूपा से कहा कि मेरा पेट काफ़ी भरा हुआ है, इसलिए मैं ये दूध नहीं पी सकती। मेरी सास मुझसे बोलती रही पर मैंने दूध नहीं पिया। ये देखकर रूपा वहाँ से चली गई और उनके जाते ही मैंने दौड़कर दरवाज़ा लगा दिया। मैं पूरी रात जागकर इसका पता लगाना चाहती थी। मैं आकर अपने बिस्तर पर लेट गई। इसी दौरान मेरे दिमाग में बार बार यही बात आ रही थी कि शादी के इतने दिन बाद भी मैंने अभी तक अपने पति को नहीं देखा और इस घर के लोग पता नहीं मुझसे क्या छिपा रहे हैं। मैं इसी बारे में सोच रही थी कि अचानक मेरी नज़र उस लकड़ी के पुतले पर गई जो कि मेरे बिस्तर पर रखा हुआ था। उस पुतले को देखकर मुझे काफ़ी गुस्सा आ रहा था, क्योंकि शादी के बाद से मेरे पति की जगह ये पुतला मेरे साथ था। इसलिए मैंने उस पुतले को उठाया और उठाकर अपने कमरे के बाहर फेंक दिया। उस पुतले को कमरे से निकालकर मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा था और मैं दोबारा लेट गई। मुझे बिस्तर पर लेटे थोड़ी ही देर हुई होगी कि अचानक मेरे कमरे का दरवाज़ा किसी ने खटखटाया। वो आवाज़ सुनकर मेरे चेहरे पर मुस्कान आ गई। मुझे लगा कि मेरा पति आया होगा, इसलिए मैंने दौड़कर दरवाजा खोला। मैंने जैसे ही दरवाजा खोला तो अपने सामने किसी को ना पाकर मुझे काफी हैरानी हुई। मैंने कमरे से बाहर आकर भी देखा पर वहां सिवाय सन्नाटे के कुछ भी नहीं था। ये देखकर मैं दोबारा से अपने कमरे में आने लगी। मैं अपने कमरे की दहलीज तक पहुंची ही थी कि तभी अचानक किसी अदृश्य शक्ति ने मेरे बाल पकड़े और मुझे एकदम से कमरे के अंदर खींचकर दरवाजा लगा दिया। इन सब से मैं काफी ज्यादा घबरा गई और मैंने जब आसपास देखा तो पाया कि वहां कोई भी नहीं था।
पर मेरे बालों में अब भी दर्द हो रहा था, इसलिए ये मेरा वहम तो नहीं हो सकता। मैं घबराते हुए आसपास देख ही रही थी, तभी अचानक मुझे एक जोरदार थप्पड़ पड़ा और मैं एक और जा गिरी। मैं इन सबसे पहले से ज्यादा घबरा गई और डर के मारे चीखने लगी, पर मेरी मदद करने के लिए कोई नहीं आया। और इसी दौरान मुझे दोबारा एक जोरदार थप्पड़ पड़ा और इसी के साथ ही एक 20-22 साल के लड़के की आवाज मुझे आई, चुप कर, तेरी हिम्मत कैसी हुई मुझे कमरे से बाहर फेंकने की? ये मेरा घर है, समझी? और मेरे घर में मेरे हिसाब से रहना होगा। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये आवाज़ कहाँ से आ रही है, पर इसी दौरान मेरी नज़र उस लकड़ी के पुतले पर पड़ी जो कि अब मेरे कमरे में पलंग के सहारे खड़ी थी। मैं हैरानी से उस पुतले को देखने लगी कि तभी अचानक वो लकड़ी का पुतला बिजली की तेज़ी से मेरे चेहरे के एकदम पास आया और इसी के साथ ही मैं बेहोश हो गई। सुबह जब मेरी आंख खुली तो मैं अपने बिस्तर पर लेटी हुई थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था आखिर कल रात जो हुआ वो सपना था या हकीकत। मैं इसी बारे में सोचते हुए कमरे से बाहर आई और अपनी सास से इस बारे में बात की। तब मेरी सास बोली कि हमें तो रात में कोई आवाज़ नहीं आई, शायद तुमने सपना देखा होगा, तभी तो तुम बिस्तर पर थी ना कि ज़मीन पर। ये सुनकर मुझे भी यही लगा कि मैंने सपना ही देखा होगा, इसलिए मैं भी इस बारे में भूलने की कोशिश करने लगी। पर मुझे ये समझ नहीं आ रहा था कि अगर ये सपना था तो मेरे बाल ऐसे दर्द क्यों हो रहे हैं जैसे किसी ने मेरे बाल बड़ी ताकत से खींचे हों। मैं इसी बारे में सोचते हुए काम कर रही थी कि तभी दोपहर को जब मैं अपने सास ससुर से चाय नाश्ते के लिए पूछने आई तो कमरे से अपने सास ससुर को मेरा नाम लेता देखकर मैं वहीं रुक कर उनकी बात सुनने की कोशिश करने लगी। मेरी सास बोल रही थी, मुझे नहीं लगता कि हम ज्यादा दिनों तक इस लड़की से सब छिपा सकते हैं, अब तो ये दूध भी नहीं पी रही। तब मेरे ससुर बोले, जब उसे पता चलना होगा तब की तब देखी जाएगी, और अगर वो दूध पीने में नखरे कर रही है तो उसके खाने में मिला कर दो, और मान लो कि उसे पता चल भी गया तब भी वो कुछ नहीं कर सकती क्योंकि उसके माता पिता ने इसके लिए काफी पैसा लिया है, और अगर इसने हमारी बात नहीं मानी तो हम इसके सारे घर वालों को मारकर कहीं गड़वा देंगे। ये सब सुनकर मैं काफी ज्यादा घबरा गई और वहां से चली गई, क्योंकि अगर मेरे सास ससुर को पता चला कि मैंने उनकी बात सुन ली है तो मेरी खैर नहीं। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर मेरे सास ससुर किस सच की बात कर रहे हैं और ये लोग मेरे दूध और खाने में क्या मिलाकर देने की बात कर रहे थे। मुझे समझ आ चुका था कि मेरे साथ कुछ तो नींद में होता था और वही बात ये लोग मुझसे छुपा रहे थे, पर ऐसा क्या वो मुझे समझ नहीं आ रहा था। और इसी बात का पता लगाने के लिए मैंने कुछ सोचा। मैंने सोचा कि मैं सबको ये दिखाऊंगी कि मैंने उनका दिया दूध वगैरह पी लिया है और मुझे नींद आ चुकी है। रात में जब मेरी सास ने मुझे दूध दिया तो मैंने वो दूध रख लिया और कहा कि थोड़ी देर में पीऊंगी। उसके बाद मेरी सास वहां से चली गई। उनके जाते ही कुछ देर बाद मैंने वो दूध का गिलास लिया और उसे लेकर रसोई में आकर फेंक दिया। इसके बाद मैं कमरे में आकर लेटकर इंतजार करने लगी कि आगे क्या होता है। उस कमरे में इस वक्त काफी अंधेरा था क्योंकि मैंने कमरे की लाइट बंद कर दी थी ताकि सबको लगे कि मैं सो रही हूँ। कुछ देर बाद मैंने दरवाजा खुलने की आवाज सुनी। वो आवाज सुनकर मैं सतर्क हो गई। इसके कुछ देर बाद मुझे मेरी सास की आवाज आई, बेटा तू गुस्सा मत करना, अब से ये लड़की तुझे परेशान नहीं करेगी, अब तो तू खुश है ना। इसके बाद मुझे उसी लड़के की आवाज आई, हाँ ये ठीक है, लेकिन आपको कोई सुंदर लड़की नहीं मिली क्या? ऐसी लड़कियों को मैं 1-2 बार से ज्यादा अपने पास नहीं आने देता। तब दोबारा से मेरी सास बोली, बेटा कोई भी अपनी लड़की देने को राजी नहीं था और इसी के माँ बाप इसके लिए राजी हुए, लेकिन तुझे तो सिर्फ शादी ही करनी थी ना, और वो हो गई, अब तू आराम से जा सकता है। तब वो लड़का बोला, अभी तो मेरे जाने का कोई इरादा नहीं है, लेकिन आपने मेरी ये इच्छा पूरी की, मुझे इसकी काफ़ी खुशी है, लेकिन जाने से पहले मुझे इस हाल में पहुंचाने वाले को मैं छोड़ने नहीं वाला। अगले दिन मैं घर के कामों में दोबारा लग गई और इसी दौरान मैंने अपनी सास से पूछा कि आखिर मेरा पति कहाँ है। अब मेरी सास इससे पहले कि कुछ बोलती, बाहर से एक नौकर आया और बोला कि छोटे मालिक आ गए। ये सुनकर रूपा उससे बोली कि उन्हें अच्छे से ले आओ, और इसके बाद वो बिना मेरी बात का जवाब दिए वहाँ से बाहर आ गई। वहीं मैं भी जब उनके पीछे आंगन में आई तो मैंने देखा कि एक 25-26 साल का लड़का हाथ में बैग पकड़े घर के अंदर आ रहा था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये कौन है, इसीलिए मैंने किसी नौकर से इस बारे में पूछा तो उसने बताया कि ये मालिक और मालकिन के इकलौते बेटे हैं। ये सुनकर मैंने दोबारा से उस शख्स की ओर देखा। अगर वो शख्स मेरे सास ससुर का इकलौता बेटा है तो इसका मतलब यही है कि यही मेरा पति है। आज मैंने पहली बार अपने पति को देखा था। वो अच्छी कद काठी का लंबा चौड़ा शख्स था। उसे देखकर मुझे काफ़ी खुशी हुई। उसने मुझसे कोई बात नहीं की, पर मुझे लगा कि शायद वो सबके सामने मुझसे बात करने में शर्मा रहा है। मैं अब रात होने का इंतज़ार करने लगी जब मेरा पति मेरे कमरे में आए और मैं उससे बहुत सी बातें कर सकूं। इसी दौरान शाम के समय मैं खाने का बोलने के लिए अपने ससुर के कमरे में आई। उस समय वे भी तीनों लोग कमरे के अंदर थे। मैं जब कमरे के दरवाजे तक पहुंची तो मुझे रूपा के बेटे की आवाज़ आई।
आप लोग ये सब कैसे कर सकते हो? वो भी तो इंसान है ना। फिर इस तरह से उसका सौदा करने में आपको शर्म नहीं आई? ये सुनकर उसके पिता बोले, इसमें शर्म कैसी? हमने जो भी किया अपने बेटे की खुशी के लिए किया है और हमने माधुरी के घर वालों को इसके लिए पैसे भी दिए हैं। ये सुनकर वो शख्स गुस्से में बोला, आप लोगों ने गलत किया है और मैं इसमें आपका साथ नहीं देने वाला। मैं उस लड़की को सब बता दूंगा। अगर आप इतने ही अच्छे माता पिता हो तो अपनी औलाद के लिए अपनी जान क्यों नहीं दी? सच तो यह है कि आप अपनी औलाद से पीछा छुड़वाना चाहते हैं, वरना आपको भी पता था कि अगर आप में से कोई उसके साथ चला जाए तो ये समस्या हमेशा हमेशा के लिए हल हो सकती है। इसके बाद उनका बेटा बिना कुछ बोले कमरे से बाहर आ गया। बाहर दरवाजे के पास मुझे खड़ा देखकर वो शख्स वहीं रुक गया और बोला, माधुरी, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। ये जो शादी है, अब इससे पहले कि वो आगे कुछ बोलता है, एक आदमी दौड़ते हुए वहां आया और बोला, बड़े मालिक, वो पहलवान ध्रुव था ना, उसकी मौत हो गई। ये सुनकर मेरे ससुर घबराते हुए बाहर आए और उस आदमी के साथ वहां से चले गए। इस दौरान उनका बेटा भी उनके साथ जा रहा था। मेरे मन में काफी सारे सवाल थे जिनका जवाब सिर्फ वही दे सकता था, इसलिए अब मैं उन सबके वापस घर आने का इंतजार करने लगी। लगभग रात के समय सब वापस आए और खाना पीना खाकर अपने अपने कमरे में आ गए। पर यहाँ हैरानी की बात यह थी कि जिस शख्स को मैं अपना पति समझ रही थी वो मेरे कमरे में ना आकर किसी दूसरे कमरे में रुका हुआ था। कुछ देर बाद मेरी सास दूध का ग्लास लेकर कमरे में आई। तब मैंने उनसे इस बारे में पूछा तो मेरी सास ने बताया कि वो लड़का मेरा पति नहीं बल्कि जेठ आरव है। ये सुनकर मुझे काफी धक्का लगा, क्योंकि अगर ये मेरा पति नहीं है तो उस नौकर ने ये क्यों कहा कि वो उनके सास ससुर का इकलौता लड़का है, और मेरा पति आखिर कौन है और कहाँ है? मैंने इस बारे में अपनी सास से पूछा तो हमेशा की तरह उन्होंने बहाना बना दिया और मुझे दूध देकर चली गई। मैं काफ़ी ज़्यादा परेशान थी। मैं सच जानना चाहती थी और इस घर में सिर्फ एक ही इंसान मुझे सच बता सकता था और वो था आरव। मैंने सोच लिया था कि मैं आरव से इस बारे में पूछूंगी, पर अभी रात काफ़ी हो चुकी थी, इसलिए मैं सोने की कोशिश करने लगी। उस रात मैंने दूध नहीं पिया और ऐसे ही सोने लगी। देर रात मुझे महसूस हुआ कि मेरी कलाई किसी ने पकड़ी हुई थी, पर अंधेरा ज्यादा होने के कारण मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वो कौन है। मैंने जैसे तैसे कमरे की लाइट जलाई तो देखा कि वहां कोई भी नहीं था। मुझे अच्छे से याद था कि मुझे वहम नहीं हुआ था, इसलिए मैं घबराते हुए यहाँ वहां देखने लगी। पर तभी मुझे मेरे पति की आवाज सुनाई दी, तूने दूध नहीं पिया? ये सुनकर मैं पहले से काफी ज्यादा घबरा गई और इधर उधर देखने लगी, पर वहां कोई भी नहीं था। अब मुझे समझ आ चुका था कि अब यहां रहना खतरे से खाली नहीं है, इसलिए मैंने अपनी सारी ताकत इकट्ठी की और कमरे का दरवाजा खोलकर बाहर की ओर भागी। इस दौरान मैं चीख भी रही थी। मेरी आवाज सुनकर मेरे सास ससुर और जेठ आरव अपने अपने कमरे से बाहर आ गए और मुझसे पूछा कि क्या हुआ, मैं से चीखते हुए क्यों भाग रही हूं। तब मैंने घबराते हुए उन्हें सारी बात बता दी। ये सब सुनकर मेरे सास ससुर तो बोले कि जरूर तुमने कोई सपना देखा होगा, पर तभी आरव बोला, आप लोग कितना झूठ बोलोगे, आखिर उससे सच क्यों नहीं बता देते? माधुरी, मैं तुम्हें सब बता दूं। एक शर्मनाक अतीत और एक खौफनाक बदला। माधुरी, मैं तुम्हें सब बता दूं, आरव की आवाज गूंजी। दरअसल मेरे पिता कृष इस गांव के बड़े जमींदार हैं। उनके 2 बेटे थे, मैं आरव जो विदेश में पढ़ाई कर रहा था, और छोटा बेटा विराज जिसकी उम्र 20-21 के आसपास थी। पढ़ाई में अच्छा नहीं था और अपने माता पिता के साथ गांव में ही रहता था। कृष काफी बड़े जमींदार थे, इसलिए विराज को इस बात का काफी घमंड था। वो बदतमीज हो गया था। वो कभी भी किसी का अपमान कर देता था और राह चलते किसी भी लड़की का हाथ पकड़ लेता था। हालांकि इसकी वजह से उसे काफी मार भी पड़ती थी, पर अपने पिता की वजह से वो बड़ी सजा से बच जाता था। उसके पिता भी जमींदार होने के घमंड में विराज से कुछ नहीं कहते थे। इसी वजह से विराज और ज्यादा बेलगाम हो गया और इसी वजह से एक दिन काफी भयानक कांड हो गया। एक दिन विराज अपने खेत में अपने कुछ दोस्तों के साथ ताश खेल रहा था। इसी दौरान उसके दोस्त की नजर एक 15-16 साल की लड़की पर पड़ी, जो खेत में खाना ले जा रही थी। भरी दोपहरी का समय था, इसलिए आसपास के खेत में ज्यादा कोई था भी नहीं। और उस लड़की को देखकर विराज के दोस्त ने विराज को उस लड़की को दिखाया। विराज, जो किसी भी लड़की का हाथ पकड़ लेता था, ये मौका छोड़ना नहीं चाहता था, इसलिए उसने अपने पत्ते छोड़े और उस लड़की का रास्ता रोक लिया। वो उस लड़की के साथ बदतमीजी करने लगा, जिसे देखकर उस लड़की को काफी गुस्सा आया और उसने उसे एक थप्पड़ जड़ दिया। ये सुनकर विराज को काफी गुस्सा आया और उसने उस लड़की को दबोच लिया। इसी दौरान उसका दोस्त उससे बोला, अरे विराज भाई, ये क्या कर रहे हो? ये उस पहलवान ध्रुव की लड़की है। अगर उसने देख लिया कि तुमने उनकी लड़की के साथ बदतमीजी की है तो वो तुम्हारी सारी हड्डियां तोड़ देगा। ये सुनकर विराज बोला, अरे इस लड़की की ऐसी हालत करेंगे कि इसका बाप किसी को बताने लायक रहेगा ही नहीं। तुम लोग भी इसमें मेरा साथ दो। इस पर उनमें से 2 तो राजी हो गए, पर एक बोला,
अरे विराज तो जमींदार का लड़का है, पर हमारे घर वाले तो मामूली किसान हैं। ये तो कांड करके बच जाएगा, पर हम तो फंस जाएंगे ना। ये सुनकर वे सारे काफी घबरा गए और उन्होंने भी विराज का साथ देने से मना कर दिया। अपने दोस्तों को पीछे हटता देखकर उसे काफी गुस्सा आया, पर उसने फिर भी उस लड़की को नहीं छोड़ा और उस लड़की को जबरन अपने साथ खेतों में ले जाने लगा। विराज ने उस लड़की का मुंह दबा रखा था, जिस वजह से वो लड़की चीख नहीं पा रही थी। पर इसी दौरान गांव के एक आदमी ने विराज को ये करते हुए देख लिया और उसने जाकर उस लड़की के पिता को बता दिया। लड़की का पहलवान पिता हाथ में दराती लेकर दौड़कर उस तरफ जाने लगा और अब पूरे गांव में देखते ही देखते ये खबर आग की तरह फैल गई कि जमींदार के लड़के ने पहलवान ध्रुव की लड़की को उठा लिया है। इन सब से जमींदार कृष काफी ज्यादा घबरा गए, क्योंकि उन्हें पता था कि पहलवान उनके बेटे की हड्डियां तोड़ डालेगा। यहाँ उन्हें उस लड़की की कोई चिंता नहीं हो रही थी, बल्कि उन्हें अपने बेटे की चिंता थी। उन्होंने ध्रुव को समझाने की बहुत कोशिश की, पर उसके सिर पर आज खून सवार था। कृष्ण ने अगर समय रहते उसे रोका होता तो आज समस्या यहां तक न आती। जब ध्रुव वहां आया तो उसने अपनी बेटी नेहा को इस हालत में देखा। वो उसका इलाज करवाने के लिए उसे वहां से ले गया और अब जमींदार यही बताने लगा कि जिस समय ये हुआ उस समय विराज गांव में था ही नहीं। पर यहां उनकी किस्मत खराब निकली और वो लड़की बच गई। उसने जब सबको विराज की करतूत बताई तो सभी लोगों को काफी गुस्सा आया और सब लोग अब जमींदार को बोलने लगे कि वो विराज को उनके हवाले कर दे। वो ऐसे अपनी औलाद को मरने थोड़े ही दे सकते थे, इसलिए उन्होंने भरी पंचायत में विराज का पता बताने से मना कर दिया। तब ध्रुव बोला, तुम्हारे लड़के ने बिना किसी कारण के मेरी बेटी के साथ ये सब किया। अब इसकी वजह से मेरी बेटी का जीवन खराब हो गया है, पर बावजूद इसके तुम अपने बेटे को बचाने की कोशिश कर रहे हो। तुम पिता हो इसलिए अच्छा बुरा सब भूल गए। इसलिए अब मैं भी अपने पिता होने का फर्ज निभाऊंगा और तुम्हारे बेटे के टुकड़े टुकड़े करके तुम्हें दिखाऊंगा कि अपनी औलाद को जब तुम ऐसे देखते हो तो तुम्हें कैसा लगता है। ये सब सुनकर कृष काफी ज्यादा घबरा गए और बोले, अरे देखो, इन सब से तुम्हारी बेटी का कोई भला थोड़ी हो जाएगा। इसलिए मैंने कुछ सोचा है। मैं विराज की शादी तुम्हारी बेटी से करवा दूंगा, इससे उसका जीवन सफल हो जाएगा। बताओ कैसा रहेगा। यह सुनकर गांव के सभी लोगों ने उसे सलाह दी कि इससे उसकी बेटी का जीवन सुधर जाएगा, इसलिए वो इसके लिए हाँ कर दे। पर उसने कहा, ठीक है, मैं ऐसा कर दूंगा, लेकिन सरपंच जी, कल को इसके लड़के ने आपकी दोनों बेटियों के साथ भी यही किया तो? मतलब आप भी अपनी दोनों बेटियों की शादी उससे करवा दोगे? ये सुनकर वहां पर एकदम मौन पसर गया। तभी पहलवान दोबारा बोला, तुम लोग नामर्द हो जो अपनी बेटियों को उसी आदमी से ब्याह कर जिंदगी भर का दर्द उसे दे दोगे, लेकिन मैं ऐसा नहीं हूं। मैं इसके लड़के को काट कर रख दूंगा, फिर तुम लोगों को मेरे साथ जो करना है करना। ये सब सुनकर कृष काफी ज्यादा घबरा गए थे और उन्होंने सबसे पहलवान को समझाने को कहा, पर पहलवान ने किसी की नहीं सुनी। इन्हीं सब के कारण कृष ने विराज को कुछ दिन और छिपे रहने को कहा। कुछ दिन तक तो वो भी छिपकर रहा, पर जल्दी ही वो इन सब से ऊब गया और बाहर घूमने लगा। उसे लगा कि वो जमींदार का लड़का है, इसलिए कोई क्या ही कर लेगा। पर यह उसकी सबसे बड़ी गलतफहमी थी। इन सब के कुछ दिन बाद विराज अपने दोस्तों के साथ ठेके पर बैठकर शराब पी रहा था। इसी दौरान ध्रुव के एक रिश्तेदार ने उसे वहां देख लिया और उसे बता दिया। ध्रुव इसी समय का इंतजार कब से कर रहा था और अब वो विराज को मारने निकल पड़ा। पर इसी दौरान उसकी बेटी नेहा ने उसे रोका और कहा, मुझे पता है कि आप मुझसे बहुत प्यार करते हैं पिताजी, लेकिन उसे सिर्फ मारकर कुछ नहीं होगा। उसे ऐसी सजा दो जिसका दर्द वो जीवन भर झेले। ये सुनकर ध्रुव ने उसके सिर पर हाथ फेरा और वहां से चला गया। विराज शराब पीकर घर के लिए निकल पड़ा, पर रास्ते में ही ध्रुव और उसके साथियों ने उसे पकड़ लिया। उन्हें देखकर विराज काफी ज्यादा घबरा गया और वहां से भागने की कोशिश करने लगा, पर ध्रुव और उसके साथियों ने उसे पकड़ लिया। अपने सामने इतने सारे लोगों को हथियार लिए देखकर विराज की सारी हेकड़ी निकल गई और उसने वहीं पेशाब कर दिया। वो डर के मारे कांपते हुए उनसे माफी मांगने लगा, पर ध्रुव उसे छोड़ने के मूड में बिल्कुल नहीं था। उसने उसकी बेटी के साथ जो किया था उसकी सजा देने के लिए ध्रुव ने उसकी पतलून उतारी और उसका गुप्तांग काट दिया। इन सब से वो वहीं तड़पने लगा। उसने जितनी शराब पी थी सब एक ही झटके में उतर गई थी और इसी दौरान ध्रुव के शब्द उसके कान में पड़े, तेरी वजह से मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद हुई है। उसकी किसी अच्छे घर में शादी नहीं होगी और अब तेरी भी कहीं शादी नहीं होगी। तू पूरी जिंदगी ऐसे ही नामर्द बनकर तड़पता रहेगा। ये बोलकर वो और उसके साथी वहां से चले गए। विराज ने जैसे तैसे अपने पिता को बुलाया और वो उसे डॉक्टर के पास ले गए। उपचार के बाद उसका खून तो बंद हो चुका था, पर अब उसे अपने आप पर शर्म आने लगी थी। यहाँ विराज की शादी के काफी अरमान थे, पर आरव की शादी नहीं होने के कारण उसके घर वाले उसकी शादी करवा नहीं रहे थे।
पर अब उसकी शादी कभी भी नहीं हो सकती थी। विराज अब जब भी अपने दोस्तों के साथ बाहर घूमता तो गांव की सारी लड़कियां उसे देखकर दबी हंसी हंसती। वो गुस्से में आकर जब उनसे बदतमीजी करता तो गांव की लड़कियां कहती, अब तो तू हमारे साथ कुछ भी गलत नहीं कर सकता, तू मर्द जो नहीं है, पहलवान चाचा ने अच्छा किया तेरे साथ। ये बातें विराज के जख्मों पर नमक डालने का काम करती। वो इन सब से काफी ज्यादा ऊब चुका था और अब उसने घर से बाहर निकलना छोड़ दिया। वहीं कृष्ण ने इसके लिए पंचायत बिठाई और कहा कि ध्रुव ने उसके बेटे की जिंदगी खराब कर दी है, जबकि अगर ये उस समय दिमाग से काम लेता तो हमारे बच्चों का जीवन संवर सकता था। ये सुनकर ध्रुव बोला, हमारे बच्चे नहीं, तुम्हारे बच्चे बोलो। इन सब से मेरी बेटी का जीवन सिर्फ बर्बाद हुआ है। मैं अपनी बेटी को पूरी जिंदगी बिठाकर खिला सकता हूं और अब तुम भी यही करो। अगर मेरी बेटी की शादी नहीं होगी तो तुम्हारा बेटा भी आजीवन वही दर्द झेलेगा। सबने इसमें ध्रुव का समर्थन किया, क्योंकि इससे पहले भी विराज लड़कियों को ऐसे परेशान कर चुका था और बजाय उसे समझाने के कृष हमेशा मामला ही रफा दफा करने में लगा रहता था। और अब इन सब के बाद ये सब बिल्कुल बंद हो चुका था, क्योंकि ऐसे लड़कों में डर बैठ चुका था कि अगर उन्होंने ऐसा किया तो उनके साथ भी यही हो सकता था। इन सब से कृष को काफी गुस्सा आया, पर वो कर ही क्या सकता था। इसलिए अब वो जैसे तैसे झूठ बोलकर विराज की शादी करवाने की सोच रहा था। पर उनकी बराबरी वाले किसी भी घर में विराज की शादी नहीं हुई, क्योंकि वो लोग एक बलात्कारी के साथ अपनी बेटी की शादी तो कर सकते थे, पर एक नामर्द के साथ नहीं। हर बार अपने लिए ये सब सुनकर विराज को काफी गुस्सा आता और अब वो 24 घंटे शराब के नशे में धुत रहने लगा। इसी दौरान एक दिन देर रात शराब के नशे में सीढ़ी उतरते समय विराज का पैर फिसला और वो सिर के बल नीचे गिरा। उस समय सब सो रहे थे, इसलिए किसी ने भी उस समय उसे नहीं देखा और सुबह जब सबने उसे देखा तो तब तक काफी देर हो चुकी थी। विराज मर चुका था। कृष को इसके लिए काफी बुरा लगा और वो विराज की मौत का जिम्मेदार खुद को मानने लगा। जैसे तैसे उन्होंने विराज का अंतिम संस्कार करवाया और घर आ गए। विराज का अंतिम संस्कार हुए भी 24 घंटे भी नहीं हुए थे कि उसी रात जब कृष और रूपा अपने कमरे में बैठे हुए थे, उन्हें बाहर से विराज की रोते हुए आवाज आई, माँ, पिताजी। वो आवाज सुनकर दोनों पति पत्नी काफी ज्यादा घबरा गए, पर तभी विराज दोबारा बोला, दरवाजा खोलिए ना, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। ये सुनकर रूपा दरवाजा खोलने जाने वाली थी कि तभी कृष ने उसे रोक लिया। विराज ने कुछ देर तो रोते हुए उन्हें दरवाजा खोलने को कहा, पर फिर वो गुस्से में बोला, दरवाजा खोलो, तुम दोनों की वजह से मेरे साथ ये सब हुआ था, इसलिए अब मैं तुम दोनों को भी अपने साथ ले जाऊंगा। ये सुनकर वे दोनों काफी घबरा गए, पर उन्होंने दरवाजा नहीं खोला। अगले दिन उन दोनों ने किसी पंडित से इस बारे में बात की, तो तब उस पंडित ने कहा कि आपके बेटे की कोई इच्छा अधूरी रह गई थी, तभी वो प्रेत योनि में भटक रहा है। पर चिंता की कोई बात नहीं है, आप 13वीं अच्छे से करवा दीजिए तो सब सही हो जाएगा, और तब तक थोड़ा संभल कर रहना। उन दोनों ने ऐसा ही किया, पर हर रात विराज उन्हें डरा धमका रहा था, जिसके कारण उनकी रातों की नींद हराम हो रखी थी। पर जैसे तैसे उन्होंने ये दिन काटे और फिर सारे रिवाज किए, पर इन सब के बावजूद विराज की आत्मा को शांति नहीं मिली और वो ऐसे ही उन्हें परेशान करता रहा। इन्हीं सब के दौरान एक रात जब वे दोनों अपने कमरे में थे, तभी कमरे के बाहर से आरव की आवाज आई, माँ, बाबूजी, कहाँ हो आप? वो आवाज सुनकर रूपा से रहा नहीं गया और उसने दरवाजा खोल दिया, पर ठीक इसी दौरान उसने देखा कि उसके कमरे के बाहर ही विराज था। उसकी आंखों की पुतलियां सफेद थीं, चेहरा पूरी तरह से सफेद था और वो भयानक ढंग से मुस्कुराते हुए बोला, माँ। और इसी के साथ ही विराज ने रूपा की गर्दन दबोचकर उसे कमरे से बाहर खींच लिया। रूपा को विराज के चंगुल में फंसा देखकर कृष भी उसे बचाने के लिए दौड़कर कमरे से बाहर आए। ऐसा होते ही विराज ने अपना दूसरा हाथ लंबा करके उसे हवा में 4-5 फीट ऊपर उठा लिया। अब विराज भयानक ढंग से मुस्कुराते हुए अपने माँ बाप को देख रहा था और वो बोला, तुम दोनों चाहते तो मेरे साथ वो सब नहीं होता, और इन सब के बावजूद तुम दोनों जमींदार होकर भी उन लोगों का कुछ भी उखाड़ नहीं पाए, इसलिए अब मैं तुम दोनों को भी अपने साथ ले जाऊंगा। इन सब से घबराकर रूपा रोते हुए बोली, बेटा, तू ऐसा क्यों कर रहा है? अगर तेरी कोई अच्छा अधूरी रह गई है तो हमें बता, हम उसे जरूर पूरी करेंगे। ये सुनकर विराज थोड़ी देर शांत रहा और फिर बोला, मैं शादी करना चाहता हूँ, आप दोनों कैसे भी करके मेरी शादी करवाओ या फिर मेरे साथ चलो। ये सुनकर कृष बोला, बेटा, हम तेरी शादी करवाएंगे,
लेकिन तू बस हमें छोड़ दे। ये सुनकर विराज ने उन दोनों को छोड़ दिया और कहा कि मैं तुम्हें 1 महीने का समय दे रहा हूं। 1 महीने के अंदर अंदर मेरी शादी हो जानी चाहिए, वरना मैं तुम दोनों को भी अपने साथ ले जाऊंगा। ये सब बोलकर विराज तो वहां से गायब हो गया, पर अब उन दोनों पति पत्नी के सामने अपने बेटे के प्रेत की शादी की मुसीबत आन पड़ी थी। अगले ही दिन उन दोनों ने किसी तांत्रिक का पता लगाया और उन्हें सारी बात बताई। तो तब उस तांत्रिक ने बोला कि देखिए, ये हो तो सकता है, लेकिन इसमें काफी खतरा भी है। अगर ये उसकी इच्छा नहीं हुई तो वो इस शादी से काफी शक्तिशाली हो जाएगा और वो अपनी पत्नी की सारी शारीरिक ऊर्जा को सोखकर इतना ज्यादा शक्तिशाली हो जाएगा कि उसे रोकना काफी मुश्किल हो जाएगा। और अगर यही उसकी इच्छा हुई तब तो चिंता की कोई बात नहीं है। ये सुनकर कृष बोले, मैं अपने बेटे को बहुत अच्छे से जानता हूँ, यही उसकी इच्छा है, इसलिए आप उसकी शादी कैसे करनी है वो बताइए। तब वो तांत्रिक बोला, शमशान में किसी भी लड़के की कब्र पर एक लकड़ी का फट्टा गाड़ देना, फिर 24 घंटे बाद देर रात जाकर वो फट्टा निकाल कर लाकर उसकी एक लकड़ी की गुड़िया बनाकर मेरे पास ले आना। इसी के साथ ही आपके बेटे का कोई कपड़ा भी ले आना। मैं अपने मंत्रों की शक्ति से आपके बेटे के प्रेत को इस गुड़िया के साथ बांध दूंगा। इससे आपके बेटे का प्रेत उस गुड़िया में आ जाएगा और समय समय पर उस गुड़िया से बाहर भी आता रहेगा। और उस गुड़िया की शादी दिन में किसी लड़की के साथ सारे विधि विधान से करवा देना। कृष्ण ने ऐसा ही किया और इन सब के बाद विराज का प्रेत उस गुड़िया से बंध गया। इन सब के कुछ दिनों बाद कृष्ण ने आसपास के गांव के गरीब घरों के लड़कियों के घर वालों से इस बारे में बात की, पर कोई भी इस प्रेत विवाह के लिए नहीं माना। लेकिन मैं, माधुरी, अपने माता पिता के लिए किसी बोझ से कम नहीं थी, इसलिए मेरे घर वाले इसके लिए मान गए। एक भयानक रहस्य और एक आत्मा का बलिदान। इस सच को सुनने के बाद मैं रोने लगी, क्योंकि इन सब में मेरी क्या गलती थी। मैंने हमेशा अपने माता पिता की सारी बातें मानी, मैंने उनके लिए अपनी सारी इच्छाओं को मार दिया और बदले में मुझे क्या मिला। ये दोस्तों हमारे समाज की सच्चाई है। माता पिता अपनी मर्जी से बच्चों की शादी तो करवा देते हैं, लेकिन जब उन्हें दहेज या किसी भी चीज के लिए परेशान किया जाता है, तब सबसे पहले सगे माँ बाप ही ये बोलकर पल्ला झाड़ते हैं कि ये तो हर घर में होता है, या मारपीट तो पति पत्नी में चलती है, या जैसा उसकी किस्मत में लिखा है वही होगा। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि अगर आपकी बेटी के साथ ऐसा हो और आप उसके साथ खड़े होकर उसके ससुराल वालों की बैंड बजा दें, तो ना ही आपकी बेटी को आगे कोई परेशानी होगी और यहां तक कि उसे उसके ससुराल में वो सम्मान भी मिलेगा जिसकी वो हकदार है। बेटी के ससुराल में उसे सम्मान दिलवाने में काफी हद तक उसके घर वालों का हाथ होता है। बेचारे बनने से अच्छा है सही समय पर एक्शन लेना। खैर, कृष बोले, अब तुम्हें सब पता है और तुम इन सब से पीछे नहीं हट सकती, वरना मैं तुम्हारे घर वालों को मरवा डालूंगा। ये सब सुनकर मुझे गुस्से में बोली, तुम लोगों को उनके साथ जो करना है करो, लेकिन मैं इस रिश्ते को नहीं ढोने वाली। जब उन लोगों को ही मेरी फिक्र नहीं है तो मुझे उनकी फिक्र क्यों होनी चाहिए भला। ये सुनकर रूपा काफी ज्यादा घबरा गई और मुझे समझाने लगी, पर मैं कुछ सुनने को राजी न हुई। तभी आरव बोला, इसे समझाने का कोई फायदा नहीं है और ना ही आपके बचने की कोई उम्मीद है, क्योंकि अगर विराज की इच्छा शादी करने की ही होती तो कब का वो मुक्त हो गया होता। लेकिन उसका इरादा हो न हो कुछ और ही है। लेकिन क्या वो समझ नहीं आ रहा। वे सारे इसी बारे में बात कर ही रहे थे कि तभी अचानक मुझे एक तेज झटका लगा और मैं जमीन पर गिर पड़ी। ऐसा होते ही कोई अदृश्य ताकत मुझे घसीटते हुए कमरे में ले जाने लगी। आरव और उसके माता पिता ने मुझे रोकने की काफी कोशिश की, पर अचानक एक तेज हवा से तीनों उड़ते हुए अपने पीछे की दीवार से जा टकराए और वे तीनों इससे वहीं बेहोश हो गए। वो अदृश्य ताकत जो कि विराज था, मुझे घसीटकर एक कमरे के अंदर ले आया और दरवाजा लगा दिया। मैं घबराते हुए सामने की ओर देखने लगी और फिर थोड़ी देर बाद हवा में एक भयानक लड़के का चेहरा उभरा जो कि विराज का था। वो अपना भयानक सफेद चेहरा मेरे पास ले जाते हुए बोला, आखिर तुझे पता चल ही गया। अगर तू चुपचाप ये सब होने देती तो तुझे तकलीफ कम होती। लेकिन कोई बात नहीं, मैं अपनी सारी शक्ति को सोख कर इस पूरे गांव को खत्म कर दूंगा।
ये सुनकर मैं काफी ज्यादा घबरा गई और वहां से उठकर भागने की कोशिश करने लगी, पर तभी विराज ने मुझे धक्का देकर फर्श पर लेटा दिया और इसी के साथ ही मुझे मेरे शरीर से ऊर्जा खींचती हुई महसूस हुई, जिसके कुछ देर बाद मैं बेहोश हो गई। एक भयानक विकल्प और एक अंतिम बलिदान। सुबह के समय आरव और उसके माता पिता को नौकरों ने आकर उठाया। रूपा की हालत काफी खराब थी, इसलिए उसे डॉक्टर के पास ले जाया गया। वहीं आरव ने अपने पिता से उसी तांत्रिक को दोबारा बुलाने को कहा। वो तांत्रिक जब आया तो आरव ने उसे सारी बात बताई। ये सुनकर वो तांत्रिक बोला, मैंने इन लोगों को पहले ही आगाह किया था, लेकिन इन्होंने यही कहा कि उसका इरादा शादी का ही है, लेकिन अब वो इन सब की वजह से काफी शक्तिशाली हो चुका है और उसे रोकना संभव नहीं है। यह सुनकर कृष बोले, इसका कोई तो रास्ता होगा ही, आपको इसके लिए जो चाहिए ले लो। यह सुनकर उस तांत्रिक ने कुछ सोचते हुए पूछा कि जिस लड़की से उसकी शादी हुई थी वो जिंदा है या नहीं। उस समय मैं जिंदा थी, लेकिन विराज ने मुझे एक कमरे में कैद करके रखा था ताकि कोई भी मेरी मदद ना कर पाए। विराज को मेरी सारी ऊर्जा लेने में 13 दिन का समय लगेगा, इसलिए अभी तक वो चाहकर भी मेरी सारी ऊर्जा नहीं ले पाया था, क्योंकि उनकी शादी को इतना समय नहीं हुआ था। उस तांत्रिक को जब यह बात पता चली तो वो तांत्रिक बोला, देखो सब सही हो सकता है, लेकिन उसके लिए उस प्रेत के उस ऊर्जा स्रोत को खत्म करना पड़ेगा, यानी कि उस लड़की को। अगर हम उस लड़की को खत्म कर दें तो प्रेत अशक्त हो जाएगा और इसके बाद वो यहां से मुक्त भी हो जाएगा, लेकिन जाने से पहले वो तुम में से किसी को लेकर जरूर जाएगा। ये सुनकर आरव ने कहा कि मेरी इन सब में कोई गलती नहीं है, इसलिए मेरी जान लेना सही नहीं होगा, इसलिए आप कोई और रास्ता ढूंढो। लेकिन उस तांत्रिक ने साफ बोल दिया कि यही एक आखिरी रास्ता है और इस शादी के 13 दिन पूरे होने से पहले ही उस लड़की को खत्म करना होगा, वरना न जाने कितनी जाने जाएंगी। और हां, उस लड़की को मारना दिन के समय ही संभव है, क्योंकि सूरज ढलने के बाद विराज का प्रेत ये करने नहीं देगा। ये सब बोलकर वो तांत्रिक वहां से चला गया और अब आरव किसी दूसरे तांत्रिक की तलाश में था जो सब सही कर दे, एक निर्मम सत्य और एक आत्मा की मुक्ति। वहीं दूसरी तरफ मैं अब कमरे से बाहर आ चुकी थी। मैं बेतहाशा रो रही थी, क्योंकि वो प्रेत मेरी सारी ऊर्जा सोख कर सबको खत्म कर देगा। ये सब सुनकर कृष काफी घबरा गए और उन्होंने मुझे सारी बात बता दी कि मेरी मौत के बाद सब सही हो जाएगा, लेकिन आरव तुम्हें मरने नहीं देना चाहता, इसलिए वो किसी तांत्रिक को ढूंढ रहा है। लेकिन मैं यही चाहूंगा कि सबकी भलाई के लिए तुम अपनी जान खुद दे दो, क्योंकि समय काफी कम है। यह सब सुनकर मैं सोचने पर मजबूर हो गई, क्योंकि वो प्रेत तो वैसे भी मुझे छोड़ने नहीं वाला था। इसलिए मैंने भी कृष की बात मानने का फैसला किया। मैंने उसी समय घर में रखी चूहे मारने वाली दवाई खाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। इन सब से कृष ने राहत की सांस ली। वहीं जब आरव को यह बात पता चली तो उसे अपने पिता पर काफी गुस्सा आया। उसने सम्मानपूर्वक मेरा अंतिम संस्कार करवाया, क्योंकि मेरे साथ इतना बुरा होने के बावजूद मैंने सब लोगों के लिए अपनी जान दे दी। इन सब के बाद विराज की शक्तियां बिल्कुल कम हो गई। उसकी मुक्ति का समय आ चुका था, लेकिन वो यहां से अकेले नहीं जाना चाहता था और वो अपनी मां रूपा को अपने साथ ले गया। कृष को अपनी पत्नी की मौत का काफी झटका लगा। वहीं आरव ने देखा कि उसके परिवार की वजह से काफी लोग परेशान हुए थे और सबसे ज्यादा तो पहलवान ध्रुव की बेटी नेहा। इसलिए उसने उन लोगों से कहा कि वो उससे शादी करना चाहता है। आरव काफी अच्छा लड़का था, इसलिए ध्रुव का परिवार इसके लिए मान गया और ये तय हुआ कि जब नेहा की उम्र शादी लायक हो जाएगी तो उसकी शादी आरव से करवा दी जाएगी। इन सब के बाद आरव वापस चला गया। वहीं कृष अब यहाँ बिल्कुल अकेला था। एक रात जब वो सो रहा था तब किसी लड़की की आवाज सुनकर उसकी नींद खुल गई। जैसे ही कृष ने लाइट जलाकर सामने देखा तो हैरान रह गया, क्योंकि वो कोई और नहीं बल्कि मैं, माधुरी थी। मेरा चेहरा अब काफी भयानक हो चुका था और मैं बोली, सबको बचाने के लिए मैंने अपनी जान तो दे दी, लेकिन अब मैं भी जीवन मरण के चक्र में फंस चुकी हूं और जब तक मैं तुम्हारी मौत नहीं देख लेती मैं मुक्त नहीं हो सकती। लेकिन डरो मत, मैं तुम्हें नहीं मारूंगी।
मैं तुम्हारे मरने का इंतजार करूंगी, भले ही इसके लिए मुझे काफी समय तक भटकना ही क्यों न पड़े। एक लंबी रात का अंत। इन सब के कुछ सालों बाद आरव और नेहा की शादी हो गई, लेकिन कृष की मौत अभी से कुछ समय पहले ही हुई थी और उसने मरने से पहले मेरी ये बात आरव को बताई और कहा, माधुरी अच्छी आत्मा थी, तभी उसने मुझे ना मारकर मेरे मरने का इंतजार किया, जबकि मैं उसका दोषी था। जो गलती मैंने की वो तुम मत करना। और इसके बाद उनकी आंखें हमेशा हमेशा के लिए बंद हो गईं। मेरे प्यारे श्रोताओं, यहां पर मेरी कोई भी गलती नहीं थी, लेकिन फिर भी मेरे साथ अपने जीवन में बहुत गलत हुआ। यहां तक कि मेरी मौत भी बहुत ही गलत तरीके से हुई। मुझे मजबूरी में आकर अपनी जान देनी पड़ी, लेकिन फिर भी मैं अपनी तारीफ करना चाहूंगा कि इतने दुख और दर्द में होने के बावजूद भी मैंने बाकी लोगों की परवाह की और उनके लिए अपनी जान दे दी, और मेरा जान देना सार्थक भी रहा और उस प्रेत को हमेशा हमेशा के लिए इस लोक से मुक्ति मिल गई। और आखिर में जब मैं भटक रही थी तब भी मैंने अपने ससुर की जान नहीं ली, बल्कि सही समय का इंतजार किया। वाकई में ऐसी लड़कियां बहुत ही कम देखने को मिलती हैं। अब आप सोच रहे होंगे, क्या सच में ऐसा हो सकता है? क्या कोई आत्मा इतने लंबे समय तक सिर्फ इंतजार कर सकती है? या क्या ये कहानी एक गहरे अपराध बोध की है, एक ऐसे डर की जो पीढ़ियां तक पीछा नहीं छोड़ता?